کہ संभल की मस्जिद कोई आज की नहीं, इसके सरसंघ चालक को भी है। उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग तलाश मत करते फिरिए। मुसलमान ईमान नहीं दे सकता, जान दे सकता है। 5 लोग मारे गए हैं, उनको आपने वो मुआवजा नहीं दिया जो और दूसरे मरने वालों को आप देते आए हैं कि अजमेर की दरगाह जो है वो उसको किसी तरह का निशाना ना बनाया जा सके। सर, ये जो पूरा मामला है संभल का हो या अजमेर दरगाह के बारे में इन्होंने दावा कर दिया, कोर्ट में मामला चला गया। मुस्लिम लीडरशिप ने बहुत सही किया है, तमाम जमातों ने, जिसमें जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा और दूसरी मुस्लिम लीग, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सब शामिल हैं। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर अख्तरुल वासिअ साहब। संभल की शाही जामा मस्जिद को जिस तरह मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों पर फायरिंग की गई, 5 बच्चों की शहादत हो चुकी है, और जो पूरा तनाज़ो है अजमेर की जो दरगाह है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों से है, अब उसके बारे में भी दावा किया जा रहा है कि वहाँ मंदिर है, शिवलिंग है, उसके भी सर्वे का आदेश जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी आज एक बड़ा फैसला आया है। इन तमाम मुद्दों पर प्रोफेसर अख्तरुल वासिअ साहब से बातचीत करेंगे। अख्तरुल वासिअ साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। धीरे धीरे तमाम तारीख़ी मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। संभल शाही जामा मस्जिद का जो ताज़ा मामला है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने याद फरमाया। दूसरे ये कि देखिए, बात ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। 6 दिसंबर 1992 के बाद एक नया हिंदुस्तान वजूद में आया है। वो हिंदुस्तान जिसके अंदर के बुनियादी तौर पे अब एक तरह से वसअत क़ल्बी नहीं है, जिसके अंदर वसीउन नज़री नहीं है, जिसके अंदर गंगा जमनी तहज़ीब का एक आदर और सम्मान नहीं है। और हम देख रहे हैं, आपने सिर्फ इसे संभल के हवाले से क्यों देख रहे हैं, आप ये सोचिए कि जो कुछ उत्तराखंड में हो रहा है, जो कुछ हिमाचल प्रदेश में हो रहा है मसाजिद को लेकर, मज़ारों को लेकर, वो कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ तक संभल का ताल्लुक़ है, बुनियादी तौर पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संभल की मस्जिद कोई आज की नहीं है, और इसलिए उसके बारे में इस तरह की बातें करना कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। ये बुनियादी तौर पे, माफ़ कीजिएगा, मुसलमानों को नहीं बल्कि देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। इसको नहीं सब लोग समझ रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ संभल में हुआ है वो बुनियादी तौर पे एक तरह से चश्मकुशा है। चश्मकुशा इस मामले में है कि हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हम मुसलमानों को परेशान करने जा रहे हैं। मुसलमानों को परेशान करने नहीं जा रहे हैं, आप बुनियादी तौर पे इस मुल्क की मुश्तरका तहज़ीब को एक तरह से क्या में आप नेस्त व नाबूद करना चाहते हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ खाली, इस बात का एहसास जो है वो क्या में आरएसएस के सरसंघ चालक को भी है। उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग तलाश मत करते फिरिए। ये लोग तो तलाश कर रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने ये कह तो दिया, लेकिन वो जो जहन उन्होंने बनाया पिछले 100 साल, तकरीबन 100 साल होने जा रहे हैं उसे, उसको वो बुनियादी तौर पे अपना रंग दिखा रहा है अब, और वो उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरे ये कि पिछले 10 साल में मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो खौफ और की नफ्सियात का नतीजा है। मुसलमान उसके नतीजे में जारहाना मुदाफ़ियत की तरफ आ रहे हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, और उन्हें आना भी चाहिए। इसलिए कि बहरहाल वक्फ तरमीमी बिल हो या गऊ हत्या हो या बुनियादी तौर पे मॉब लिंचिंग हो या बुनियादी तौर पे आप देखें तो एक तरह से मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों, मज़ारों का मामला हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें क्या में बार बार क्या परेशान करने के लिए उठाई जाती हैं। इसमें बात चीज़ें इसका ख्याल रखिए कि जो है वो आपसे बारगेन करने के लिए भी उठाई जा रही हैं, इसका भी ख्याल रखिए
کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے معاملات اٹھاؤ کہ بارگیننگ ہو، اور اس بارگیننگ میں کچھ تم لو کچھ ہم دیں والی بات کی جائے، لیکن یہ بنیادی طور پہ ہم اس سے کے لیے تیار نہیں۔ ہم صاف بات کہنا چاہتے ہیں، مسلمان ایمان نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو کچھ سنبل میں ہوا ہے وہ حکومت کے فاشزم کی بہترین نتیجہ ہے اور بہترین مثال ہے، ہمیں اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ جس طرح سے کہ پولیس والوں نے مل کے کیا میں غیر سرکاری اسلحہ سے کا استعمال کیا ہے اور لوگوں کی جان لی ہے، لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، وہ بہت شرمناک ہے اور تکلیف دہ ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو 5 لوگ مارے گئے ہیں ان کو آپ نے وہ معاوضہ نہیں دیا جو اور دوسرے مرنے والوں کو آپ دیتے آئے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ جو سرکاری ایجنسیوں کی ہٹ دھرمی ہے اس کا بھی سنبل میں ہمیں کیا میں دیکھنے کو ملا ہے نظارہ۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات جو ہے تمام اپوزیشن کے لیڈرز کہہ رہے ہیں، تمام سیکولر ہندوستانی کہہ رہے ہیں، جن کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یہ خیال رکھیے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو سنبل کے ایم پی کے خلاف مقدمہ دائر ہوا ہے وہ 2500 میل دور تھے سنبل سے، تو آپ ایسے موقع پہ ایک ایسے شخص کو جو تھا ہی نہیں وہاں سے 2500 کیا میں میل کا فاصلہ طے کرنے میں ٹائم لگے گا، آپ اس کو کس طرح سے نامزد کرتے ہیں؟ جی اسی طرح سے جو اسمبلی کے ایم ایل اے ہیں اور وہاں پہ سنبل سے ایم ایل اے ہیں، ان کے بیٹے کو جس طرح نامزد کیا گیا ہے، جس طرح خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سوال یہ ہے دیکھیں ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں، اور آج تک کیا اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ٹی وی ہے جی اس کے جو اینکر ہیں رجت شرما، ہاں انہوں نے تک نے اس کی تنقید کی ہے کہ کس طرح سے چند گھنٹوں میں عرضی داخل ہوئی، فیصلہ ہوا اور سروے کا حکم ہو گیا اور سروے ہو گیا۔ سروے ہو جانے کے بعد جو اگلی صبح کھیل ہوا وہ کس وجہ سے ہوا وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ اصل میں سروے جب ہوا یہاں پر تو اصل میں وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے جن کے لیے سروے کرایا گیا تھا، کہ مسلمان اشتعال پہ مجبور ہوں گے اور جھگڑا کریں گے اور ایک طرح سے کیا میں طیش میں آ جائیں گے، وہ نہیں ہوا۔ سب نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے صورتحال جو ہے وہ شام کو بالکل ایک دوسری تھی، دوسری صبح دوسری ہوئی، اور دوسری صبح پھر سروے کرانے کی کیا ضرورت تھی یہ پوچھنے کی بات ہے، جس کا جواب انتظامیہ کو دینا چاہیے۔ اچھا مولانا توقیر رضا خان جا رہے تھے سنبل، ان کو وہ نہیں، مولانا توقیر رضا انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جو افسران ہیں وہ ہندو جو آتنکوادی سنگھٹن ہے اس کے لوگوں کو لے کر کے آئے تھے، یہی لوگ لے کر کے آئے تھے، اور پہلے سے انہوں نے پلاننگ کی تھی حملہ کرنے کی، وواد کی۔ نہیں ہم تو بات آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اگلی صبح کہ ہمیں دوبارہ سروے کرانے کی ضرورت کیا تھی، اور اس جو مقصد تھا وہ نہیں ہوا۔ اگلی صبح ایسے لوگوں کو لایا گیا جنہوں نے کہ ایسے نعرے لگائے جو کہ ناپسندیدہ تھے، جو کہ نہیں لگائے جانے چاہیے تھے، اور نتیجے میں مسلمان جو ہیں وہ حوض کا پانی جس کو وضو کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو جس طرح سے نکال کے پھینکنا شروع کیا گیا، اس سے مسلمان جو تھے غلط فہمی کا شکار ہوئے، اور بلکہ غلط فہمی کا شکار نہیں میں مجھے کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صحیح طور پہ ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب نے دیکھا کہ کیا ہوا اور کس طرح سے پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اس نے ربر کی گولیاں چلائی۔ ربر کی گولیوں سے کوئی مرتا ہے؟ جی یہ سیدھی سادی بات ہے۔ اس کے بعد اب اجمیر پہ آ گئی بات۔ اجمیر کی میں درگاہ کمیٹی کا صدر رہا ہوں، آپ بھی رہ چکے اجمیر درگاہ کمیٹی کے صدر رہا ہوں، اور اسی سرکار
اور ایک बात बता दूं आपको, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में सदर था मैं, जब वो वज़ीर आज़म थे। चादर भी भेजते थे सारे लोग, मोदी साहब भी भेजते हैं। नहीं, चादर सारे लीडर भेजते हैं जी। मैं आपको बता दूं कि APJ अब्दुल कलाम साहब ने जब सदारत के लिए नामजदगी उनकी हुई तो वो अजमेर आए पहले, यानी इलेक्शन लड़ने से पहले, और मैंने ही उनका इस्तकबाल किया और मैं उन्हें दिल्ली तक लेके आया, समझे। तो बुनियादी तौर पे अजमेर की दरगाह जो है उसको निशाना बनाना जो है वो कौन सी जगह है, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अजमेर जो है उसने हिंदुस्तान के बारे में एक दुनिया को पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान चिश्तिया सिलसिले की राजधानी है जी। आज उस राजधानी को आप वजह निज़ा बनाते हैं तो नतीजा ये है कि आप किसी और का नहीं, हिंदुस्तान का क्या नुकसान करते हैं और हिंदुस्तान की क्या की तस्वीर को बिगाड़ते हैं। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। और इसमें जो दिलचस्प बात है, जो अजमेर के दीवान साहब हैं और दीवान साहब के बेटे हैं नसीर साहब, वो सब उनको जवाब देना, वो उन्होंने बयान दिया है उसके ख़िलाफ़, लेकिन उन्हें मैदान में आना चाहिए और क़यादत संभालनी चाहिए कि अजमेर की दरगाह जो है वो उसको किसी तरह का निशाना ना बनाया जा सके। हमें एक बात यकीन रखनी चाहिए और वो ये कि हिंदुस्तान की एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया एक गांव बन चुकी है, ख़ुद खलीजी रियासतों के अंदर मसाजिद की तामीर, मनादिर की तामीर हो रही है और वहाँ पे वज़ीर आज़म ख़ुद जा रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हिंदुस्तान में दरगाहों के बारे में, खानकाहों के बारे में, मसाजिद के बारे में किस तरह से ये सवालात उठाए जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। सर, ये जो पूरा मामला है संभल का हो या अजमेर दरगाह के बारे में इन्होंने दावा कर दिया, कोर्ट में मामला चला गया, तो इन सब को कैसे रोका जाए? मुस्लिम लीडरशिप को क्या करने की ज़रूरत है? ऐसा है कि मुस्लिम लीडरशिप ने बहुत सही किया है, तमाम जमातों ने, जिसमें जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा और दूसरी मुस्लिम लीग, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सब शामिल हैं। उन्होंने सही कदम उठाया है कि वो अदालत उज़्मा के पास गए। अदालत उज़्मा ने भी सही फैसला दिया है कि उसने कहा है कि हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट के सामने अपना मकसद, अपना नुक्ता नज़र पेश कीजिए, और साथ में ये कहा है कि हाई कोर्ट इस बात को यकीनी बनाए कि निचली अदालतें जो हैं कोई फैसला ना कर सकें जी। ये बड़ी बात है। तो बुनियादी तौर पे ये खुद है, ये एक बात। दूसरी बात जो है वो ये कि जो 1991 का कानून है अदालत क्या में मजहबी क्या में इबादत गाहों की तक़द्दुस को बरकरार रखने का और उनको स्टेटस को रखने का, उसकी तामील होनी चाहिए और उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और उसकी कोई नई ताबीर नहीं होनी चाहिए। जो चंद्रचूड़ साहब कर गए वो उन्हें शायद ख़ुद भी एहसास नहीं था कि वो कौन सा पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं और किस तरह की मुसीबतों को दावत दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनको भी सोचना चाहिए और नए चीफ जस्टिस जो हैं वो इंशाअल्लाह सही फ़ैसला करेंगे और सही रूप में इस मसले को लेंगे, क्योंकि मसला मुसलमान का नहीं है, मुसलमान हिंदुस्तान का है। हमें हिंदुस्तान की अज़मत, हिंदुस्तान की रंगारंगी, हिंदुस्तान की मजहबी हम-आहंगी को बरकरार रखने के लिए हर कीमत पे क्या हमें काम करना है। बिल्कुल। तो हम बातचीत कर रहे थे मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब से, जिनका साफ कहना है कि मसला मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान को बचा कर रखने का है, और जब तक मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, मस्जिदों पर हमला होता रहेगा, उस वक्त तक हिंदुस्तान जो है एक तरह से परेशान और डिस्टर्ब रहेगा। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।